ऑल राइट, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आइडिया पेज है, पेज नंबर 11, 9 जून। ठीक है, ये एक आर्टिकल उपेंद्र बख्शी का आया है, द डिस इन्फॉर्मेशन डिटॉक्स। तो इसे हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, फ्री स्पीच इन अ डिजिटल एज इज पॉसिबल डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। अगर इसके आगे एनालाइज लगा दें तो ये मेन सवाल बन जाएगा, और आंसर इसका क्या है, तो अगले लाइन में, एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड यूएनएचआरसी रिपोर्ट ऑफर द वे फॉरवर्ड। और इसी तरह से सवाल बनाए जाते हैं जीएस पेपर के। फ्री स्पीच इन अ डिजिटल एज इज पॉसिबल डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर है, फिर भी इस डिजिटल एज में डिसइंफॉर्मेशन डिसऑर्डर है, फिर भी फ्री स्पीच को मेंटेन किया जा सकता है। एनालाइज, ठीक है, आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद इसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है इंफॉर्मेशन, क्या होता है डिसइंफॉर्मेशन। अभी यूएनएचआरसी का रिपोर्ट आया है, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, एंड व्हाई आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, बिकॉज यू आर मोस्ट ऑफ द पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम द हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी पे पढ़ना, पेन से अंडरलाइन करना और कलर करना, ये ज़्यादा अडेप्टेबल है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस तरह से डिस्कस करना थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, बट समटाइम इट इज़ टफ ऑल्सो। खैर, तो यूएनएचआरसी का रिपोर्ट आया है इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के बारे में। यूएनएचआरसी बताती है कि इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर क्या करता है। इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर बेसिकली आपका हेल्थ डिसऑर्डर कहाँ से आता है, जब आप गलत खाते हो, कुछ ज़्यादा खा लेते हो, कुछ ऐसा खा लेते हो जो आपको नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों से आपको हेल्थ डिसऑर्डर आता है। तो इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर क्या है कि हमारा दिमाग अगर कुछ गलत ले ले, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ले ले, तो इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर हम डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। कोई गलत, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी कम्युनल राइट होता है, तो कम्युनल राइट में क्या होता है, जनरली बोला जाता है कि कम्युनल राइट्स आर ऑर्केस्ट्रेटेड। ठीक है, क्यों, पहले उसका माहौल बनाया जाता है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, तरह तरह के मैसेजेस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक दूसरे को पहुंचा दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे ये डिस इन्फॉर्मेशन जो है लेजिटिमाइज हो जाता है कि नहीं भाई सही है, फोटो कहीं और की होती है, किसी और कंट्री की, और दिखा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, लेजिटिमाइज हो जाता है और कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। तो डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर क्रिएट करता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बोला गया कि ह्यूमन राइट्स क्या है, बेसिक राइट्स जो एज ए ह्यूमन हमारे पास जो राइट होना चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ है ना, कि हम डिग्निफाइड लाइफ, मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी पे मेरा अधिकार है, मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग पे मेरा अधिकार है, हम सही तरह का इंफॉर्मेशन ले सकें, डिसमिनेट कर सकें, और फ्री स्पीच भी, कि हम जो सही लगे मुझे वो हम बोल सकें। ऑब्वियसली देयर विल बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर हैं, तो अब ऐसा नहीं कि सड़क पे खड़े होकर गाली गलौज करने लगे, किसी के बारे में कुछ भी बोलने लगे। एक डिसेंसी के साथ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर आप फ्री स्पीच का एक्सरसाइज करते हैं तो ये बेसिक ह्यूमन राइट के तहत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ह्यूमन राइट, अब उसका फ़ायदा क्या होता है, तो ह्यूमन राइट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट, स्टेट, उसके पास अपना पावर होता है। एज ए सिटीजन आपके पास क्या पावर है, आप सरकार को कैसे अकाउंटेबल बनाओगे, आप स्टेट को कैसे अकाउंटेबल बनाओगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग यू फंडामेंटल राइट्स, बट इफ स्टेट इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत बार होता है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, आप उससे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को लेके आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी डिस्कशन चला, ठीक है, फाइनली उसको लीगल राइट बनाया गया। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको स्टेट अगर वायलेट करे तो आप क्या करोगे, आप कहाँ जाते हो, आप जुडिशरी के पास जाते हो, आप हाई कोर्ट जाते हो या सुप्रीम कोर्ट जाते हो डायरेक्टली, है ना, कि मेरे फंडामेंटल राइट को रीस्टोर किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज करता है, उस पर कोई जजमेंट देता है, उस जजमेंट के हिसाब से स्टेट को उसको फॉलो करना होता है, गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर आप एज ए सिटीजन अपना ह्यूमन राइट खो दें, आप अपने सोचने समझने की शक्ति खो दें, तो फिर आप अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, आप अपने बेसिक फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज है। अब ह्यूमन राइट अगर आपके पास रहेगा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा, है ना, तो आप
आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई और पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, कुछ फ्लॉज है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा, तभी तो आप बताओगे कि भाई इंटेंशन बिहाइंड दिस पॉलिसी इज वेरी गुड, वेरी पायस, बट एट द ग्राउंड लेवल, एट द इम्प्लीमेंटेशनल लेवल देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड यू विल क्रिटिसाइज, यू विल राइट अ पीस ऑफ आर्टिकल इन एनी न्यूज़पेपर, आप लिखोगे और आप या फिर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिखोगे कि इस पॉलिसी के तहत यहाँ पे थोड़ा लीकेज है, यहाँ पे थोड़ा करप्शन है, लोकल जो फंक्शनरीज है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज जैसे ब्लॉक लेवल पे है या विलेज लेवल पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसको आप लिखते हैं। ठीक है, रेल में हम चलते हैं, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल कि ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, वॉशरूम गंदा, आप ट्विटर पे आप अगर आप मिनिस्टर को टैग करके, मिनिस्ट्री को टैग करके कोई ट्वीट करते हैं तो देखिए 2-3-4 स्टेशन के बाद कोई ना कोई साफ करने के लिए आ जाता है या आपसे फीडबैक लेने के लिए आ जाता है। तो ये क्या है, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया और उससे आपको फायदा हुआ, और सिर्फ आपको फायदा नहीं हुआ, एज ए सोसाइटी पूरे समाज को फायदा होता है, पूरे देश, पूरे सिस्टम को फायदा होता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको एक्सरसाइज करना, ह्यूमन राइट को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डिस इन्फॉर्मेशन ऐसे इसके पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन होता है कि कोई भी फैक्ट आपको दिया गया, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन है। अब आप समझिए कि उस फैक्ट में अगर कुछ इंप्योरिटी मिला दिया जाए, जैसे आप दुकान गए, ठीक है, आपने कुछ खरीदा, जैसे आपने सरसों तेल खरीदा। अब सरसों तेल अगर आप एकदम सामने आपके मशीन से निकाल के दिया गया है, सरसों से या फिर राई से या जिस भी चीज से निकाला जा रहा है, तो एडिबल ऑयल वो निकाल के आपको दिया गया बॉटल में, एकदम प्योर है, उसका इस्तेमाल आप खाना बनाने में कीजिए, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन सरसों तेल में अगर डालडा मिला दिया जाए, आप नहीं देख रहे हो, और उसमें डालडा मिला के कलर वगैरह सब कुछ वैसे ही लग रहा है, ठीक है, स्मेल वगैरह वैसे ही सब कुछ लग रहा है, आप उसको ले लोगे, आप उतना ही पैसा दोगे, आप घर आओगे, खाओगे, बार बार कंज्यूम करोगे, टेस्ट भी आपके टेस्ट बड में बैठ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप बीमार क्यों पड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तो टेस्ट वैसा ही था, कलर वैसा ही था, यूज वैसे ही कर रहे थे, उसी दुकान से जाके ले रहे थे। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन सही फैक्ट होता है, डिस इंफॉर्मेशन सही फैक्ट में डिलिबरेटली कुछ मिला के दिया जाता है, जैसे दूध में डिलिबरेटली पानी मिला दिया गया, घी में डिलिबरेटली डालडा मिला के उसमें फिर एडिटिव एड्स कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से डिस इंफॉर्मेशन होता है कि डिलिबरेटली किसी एजेंडा, किसी अपना हिडन इंटरेस्ट के तहत उसमें कुछ फैक्ट्स गड़बड़ मिला दिए जाते हैं, फैक्ट्स को थोड़ा आधा करके दिखाया जाता है, आपको तस्वीर का एक ही पहलू दिखा दिया जाएगा, आगे का फ्रंट दिखा दिया गया, बैक नहीं दिखाया जाएगा, आपको लगेगा यही सच्चाई है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन नहीं डिस इंफॉर्मेशन बोलेंगे। और उस पर जब आप कोई एक्शन लेते हो, कोई रिएक्शन लेते हो, कोई आप उस पर अपना ओपिनियन फॉर्म करते हो, तो वो मिस ओपिनियन होता है, वो सही तरीके से फॉर्म किया गया ओपिनियन नहीं होता है। ठीक है, और मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि गलती से हमें नहीं पता है कि ये गलत फैक्ट है और हम उसको किसी को भेज देते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे कोई आपके पास मैसेज आया और आपको नहीं पता कि ये गलत है, आपने चेक नहीं किया है उसको और आप किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये डिस इन्फॉर्मेशन नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। गलती से आपको नहीं पता था, गलती से नहीं, आपने भेजा है उसे जानबूझकर, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जो आप भेज रहे हो उसमें गलत फैक्ट्स हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो आज के डेट में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन चल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन पहले डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, ठीक है, अपने अपने एजेंडा और अपने अपने हिडन इंटरेस्ट के तहत, ठीक है, ऊपर से आता है। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इधर उधर तो हम अपने अपने प्रेजुडाइज, अपने अपने स्टीरियोटाइप, अपने अपने बायसनेस के हिसाब से उसको कंज्यूम कर लेते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों बनके सोसाइटी के लिए एक डेडली कॉकटेल बनता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब बात है कि ग्रोथ ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन बढ़ कैसे रहा है, कैसे बढ़ता है डिसइंफॉर्मेशन? क्या सिर्फ जो अभी तक हम लोग बात किया हम लोगों ने उसी कारण से डिसइंफॉर्मेशन आता है कि कोई गवर्नमेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई एनजीओ है, या किसी का अपना जैसे रेडिकल कोई ग्रुप है, फ्रिंज ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, क्या सिर्फ इन्हीं के वजह से आता है? तो नहीं, सिर्फ इनके वजह से नहीं आता है। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस डिजिटल एज में, और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे सोसाइटी का हो रहा है, तो पहले क्या होता था कि लोग आपस में चौक पे, चौपाल पे बैठ के बातचीत करते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब लोग सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करते हैं। हमारा
एक तरह से वर्चुअल सोशल प्रेजेंस है, ठीक है। तो जो वर्चुअल सोशल प्रेजेंस है हमारा, उसके वजह से दो तीन चीजें होती हैं। एक तो कि उससे हमें फायदा होता है, ज्यादा लोगों तक रीच होती है। दूसरा कि तुरंत हम पे चेक बैलेंस नहीं होता है। जैसे अगर आप कहीं बैठ के बात कर रहे हो किसी दलान में, कहीं चौक पे, कहीं चौपाल पे, तो दो चार लोग वहां बैठे हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा बोलोगे तो आपको खुद से लगेगा कह रहा है ये बात नहीं बोलना चाहिए, सामने वाला तो जान पहचान का है। बट सोशल मीडिया में तो हम कुछ भी वॉमिट कर सकते हैं, बहुत से बहुत क्या होगा, तो अकाउंट सस्पेंड होगा तो दूसरा अकाउंट बना लेंगे। तो ये चीज है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज में तभी बोला जाता है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, दीज आर डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है। ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, ठीक है। इसके अलावा कंपटीशन होता है, अनहेल्दी कंपटीशन। जैसे हमारे बचपन से हमने कंपटीशन झेला है कि मार्क्स लाओ, पढ़ने पे कोई खास जोर नहीं, लर्निंग आउटकम क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, इस पे कोई बात नहीं है, बट मार्क्स आना चाहिए, 99% ले आओ, 100% ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, एकदम गजब ढा दो, आसमान नीचे कर दो, धरती ऊपर कर दो, ठीक है। बोर्ड में इतना सारा नंबर ले आओ, मतलब पूरे 3-4 जनरेशन का बदला तुम ही निकाल लो मार्क्स लाने में। और जो कहावतें चलती है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा, दिन पढ़ो रात सफा, क्यों? एनालिटिकल हमारे पास आइडिया नहीं है, हम एनालिटिकल वे में पढ़ाई नहीं करते हैं, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अनहेल्दी कंपटीशन है। किसी तरह से लिवलीहुड हमें सिक्योर करना है, नौकरी मिल जाए, हम अच्छा एक एवरेज लाइफ जी सके, एक मिडिल क्लास लाइफ अचीव कर सके, गाड़ी हो, फ्लैट हो, इस तरह की चीजें हो। तो ये क्या है? अनहेल्दी कंपटीशन। अब इस अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। क्यों लीक हो गया भाई? तो किसी को अनड्यू एडवांटेज चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभी टीचर जो जिनसे आप ट्यूशन पढ़ते हो तो वो आपको सवाल बता देंगे कि एग्जाम में क्या आएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने सेट किया था। तो ये चीजें होती हैं। तो डिजिटल मीडिया पे अनहेल्दी कंपटीशन है। ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लाओ, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट लेके आओ, ठीक है। करोड़ों सब्सक्राइबर होंगे और करोड़ों में व्यूअर होंगे, ठीक है। किसी को भी गाली दो और रोस्ट और ये और वो सब करके स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे कुछ भी आके बोल दो और व्यूज लेके जाओ। कुछ भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पीपल आर कंज्यूमिंग दिस। क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है, उससे सोशल बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो उसको उससे फायदा हो रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है, ठीक है। पॉलिटिकल बायसनेस, पोलराइजेशन, इसको बढ़ाना है। स्टेट का प्रेशर है। जैसे बहुत बार जो डिस्कशन होता है फ्री मीडिया को लेकर, ठीक है, रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का अगर रिपोर्ट आप देखिए तो बहुत सारे देश में, इंडिया का भी रैंकिंग उसमें बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि स्टेट का प्रेशर होता है, गवर्नमेंट को आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इस वजह से डिसइंफॉर्मेशन ग्रो करता है। डिसइंफॉर्मेशन का ग्रोथ इस वजह से होता है। तो डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बोला गया कि डिसइंफॉर्मेशन इज दस नॉट द कॉज बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटल क्राइसिस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके बारे में ऊपर सब लिखा गया है कि जो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, मार्केट फेलुअर है। एलपीजी हो गया 1991 के बाद, इंडियन मार्केट ओपन हो गया और उसके साथ ही साथ कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर भी बढ़ा, जॉबलेस ग्रोथ हुआ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो गया, ठीक है, कि कुछ लोग के पास बहुत पैसा है, कुछ के पास कम है। अब देखिए आज के टाइम पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के टाइम पे गिग इकोनॉमी है, ठीक है। तो जो ग्रोफर्स में, बिग बास्केट में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में काम करते हैं तो उन्हें कभी भी हायर एंड फायर किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। तो इससे क्या होता है कि डिस्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है सोसाइटी में। अब जब सोसाइटी में डिस्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा तो पब्लिक आर ऑलरेडी प्रिपेयर कि यार कुछ हमको दो, हम कंज्यूम करेंगे। अब गुस्सा इतना ज्यादा है, जब भी कोई गुस्सा होता है तो उसको आप कुछ भी दो, वो अगर उसको लगेगा कि मेरे हिसाब से बात है तो फिर वो ज्यादा सोचेगा नहीं और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और उस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये हार्मफुल क्या है? हमारे देखिए आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो इससे वायलेशन होता ही होता है कि डिसइंफॉर्मेशन है तो आप फ्री स्पीच कैसे एक्सरसाइज करोगे जब आपको सही इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है? तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। अगर आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है और आज के इंफॉर्मेशन के, नॉलेज इकोनॉमी के एज में, इंफॉर्मेशन के एज में सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो कहां आपका लाइफ डिग्निफाइड है? आप तो बिना इंफॉर्मेशन के, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जी रहे हैं। एंड आर्टिकल 14 जिसके पास सही इंफॉर्मेशन है और जिसके पास गलत इंफॉर्मेशन है, दोनों में कितना इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि किसी एग्जाम को लेके
क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसी को अच्छे से पता है, एनालाइज करके उसने देखा है, किसी ने उसे बताया, और किसी को नहीं मालूम है। तो ये जो गैप है ये आपको एग्जाम में भी दिखेगा और रिजल्ट में भी दिखेगा। तो उसी तरह से सोसाइटी के भी लेवल पे होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टिल हियर, ठीक है। 2020 में ऑक्सफोर्ड का एक रिपोर्ट आया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया है, इसको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोपागेट किया जाता है। क्यों? अगेन हिडन इंटरेस्ट एंड प्रोपागेंडा, ठीक है। तो इसमें इसका कहना है इस रिपोर्ट का कि 81 गवर्नमेंट्स, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, ठीक है। और कैसे फैलता है? तो उसके लिए साइबर ट्रुप्स होते हैं। जैसे अगर दो देशों में लड़ाई हो तो फुट सोल्जर्स होते हैं जो जमीन पे लड़ते हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक LOC पे हैं, जम्मू कश्मीर में है, और LOC जो पाकिस्तान के साथ है, फिर LAC जो चाइना के साथ है, तो वहां पे लड़ाई होती है। तो उसी तरह से यहां पे भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब बस अंतर यही है कि एक तो हमारे सोल्जर्स हैं जो बहुत ग्रेटफुल काम कर रहे हैं, और एक सोसाइटी के क्रिमिनल्स होते हैं, उनके हाथ में भी हथियार होता है, वो एक्सटॉर्शन करते हैं, मर्डर करते हैं, ठीक है, डराते हैं लोगों को। तो अब यही चीज क्या है, जो गलत वाला चीज है वो अब आ गया है साइबर स्पेस में, वो आ गया है डिजिटल स्पेस में। वो साइबर ट्रुप्स बन गए, कोई उन्हें देख नहीं रहा है, वो कोई भी मैसेज को जल्दी से प्रोपोगेट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। कोई अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपना एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको वो लोग ट्रोल करते हैं, ट्रोल करने के बाद उसको हैरेस करते हैं, इतना ज़्यादा गाली गलौज करते हैं कि आप चुप हो जाइए, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका छिन जाता है। तो ये चीजें हैं, तो इसको हम एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब आपको ट्रोल किया जाएगा तो आपका पार्टिसिपेशन कम हो, आप सोचोगे यार इतना धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, वायलेंस का खतरा है, तो क्यों ही सिर्फ मुझे ही पड़ी है क्या, तो आप एग्जिट कर जाओगे, आप इतना ज्यादा बोलोगे नहीं, ठीक है। तो आपका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आपका पार्टिसिपेशन कम होगा तो ये जो साइबर ट्रुप्स हैं उनका जो मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव है वो एकदम से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको कोई काउंटर करने वाला नहीं है। और इस तरह से पूरा सोसाइटी जो है और सिटीजनरी है जो देश का, चाहे पूरे ग्लोबल लेवल पे, वो पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये सोशल पेरिल ऑफ साइबर वॉरफेयर इसका दिया गया है टर्म, एक इसको मैंने ब्लॉक किया है यहाँ पे। तो ये इस तरह के टर्म्स को हम एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन में ये बताया गया कि रिएक्टिव कंटेंट मॉडरेशन, जैसे होता है कि वायरल खबर की सच्चाई दिखाई जाती है, दैट इज वेरी गुड स्टेप, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। जब तक अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, कि भाई सोसाइटी में जो पहले से जो समस्याएं हैं जिसके वजह से लोगों में गुस्सा जमा है, उसको ठीक करना होगा, उसको क्योर करना होगा। अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा हेल्थ दीजिए, अच्छा इंस्टीट्यूशंस बनाइए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लेके आइए, गरीब अमीर सबको एक बराबर अधिकार मिल जाए हर जगह का, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं किसी माइग्रेंट लेबर को ना मारा जाए, कहीं कोई माइग्रेंट क्राइसिस ना हो। तो फिर ये बेस ही नहीं तैयार होगा, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन इज नॉट अ रीजन बट अ सिम्टम, नॉट अ काउज बट अ सिम्टम। तो ये सिम्टम ही नहीं आएगा जब कॉज ही नहीं रहेगा, तो कॉज पे काम करना होगा। तो ये कंक्लूजन में बोला गया कि रिएक्टिव कंटेंट मॉडरेशन ये इनएडिक्वेट है, सीरियस रिव्यू कीजिए जो अंडरपिनिंग जो रीजन है उन चीजों को, ठीक है। तो ये था डिसइंफॉर्मेशन डिटॉक्स, ये वर्ड भी। अब ये डिटॉक्स कैसे होगा, तो डिटॉक्स जो UNHRC ने रिकमेंडेशंस दिया है और सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि भाई आप फ्री स्पीच पे क्लैम्प डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि भाई मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, जो बीच में बहुत चल रहा था, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, और राइट टू लाइफ है। मुझे जीना है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मांगने के लिए मैंने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास आर्टिकल 19 है जो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, द डिसइंफॉर्मेशन डिटॉक्स। डिसइंफॉर्मेशन डिटॉक्स, हमें डिटॉक्स करना होगा, और यही था डिसइंफॉर्मेशन डिटॉक्स। ऑल राइट, तो ये सेकंड आर्टिकल है ग्रीनर अर्बन स्पेस, ठीक है। हरदीप पुरी जी जो कि अर्बन मिनिस्टर हैं, तो और एक्स IAS भी हैं, तो
तो इनका लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस आर्टिकल से एक तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये देखिए एक जो मैंने ये न्यूमोनिक लिखा है, साइट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए साइट चाहिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए साइट चाहिए होता है ना, कंस्ट्रक्शन साइट। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है एस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबिलिटी का जो जो कंपोनेंट है लिख दीजिए। आई फॉर इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना लीजिए और बाकी फिर जो गरीब लोग हैं वो स्लम्स में रह रहे हैं। सबके लिए व्यवस्था होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिएगा, टी इक्वल टू टी होता है मेरे हिसाब से, टेक्नोलॉजी इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और ई इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। साइट, अर्बन डेवलपमेंट एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। उसके बाद चलिए, तो अर्बन जो डेवलपमेंट है उसके बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन का 2030 एजेंडा है, यूनाइटेड नेशन का 2030 एजेंडा है, एसडीजी का, एसडीजी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एसडीजी पढ़ लीजिए और उसके सारे गोल्स को याद कर लीजिए, उसका न्यूमोनिक्स बना के, नहीं तो मैं तो फिर बाद में दूंगा ही, ठीक है। तो यूएन 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का। तो अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे? तो देखिए हमारे यहाँ सस्टेनेबल गोल का तो बहुत पहले से सिस्टम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहले से सिस्टम कैसे है कि देखिए यहाँ पे गांधी जी ने पहले ही सर्वोदय और अंत्योदय का कंसेप्ट दिया था। सर्वोदय होना चाहिए, सर्वोदय मतलब सर्व मतलब सभी, और उदय मतलब सबका डेवलपमेंट, ठीक है। अंत्योदय मतलब जो अंत में पंक्ति के सबसे लास्ट में खड़ा है उसका उदय होना चाहिए। तो सर्वोदय कब होगा? जब तक अंत्योदय नहीं होगा सर्वोदय नहीं होगा। जो आखिरी व्यक्ति कतार में खड़ा है उसकी समस्याओं को अगर आप सुलझा पाते हैं तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, अंत्योदय से सर्वोदय होगा। तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव इकोनॉमी, ठीक है। सर्वोदय टोटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब भी एसडीजी से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ बहुत पहले से और हम उस पर काम कर रहे हैं। एसडीजी तो 2016 से इंप्लीमेंट किया गया है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था स्वच्छता अभियान। ये क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि भाई ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, बिहेवियरल चेंज लेके आना है, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है, ठीक है, सस्टेनेबल सोसाइटी बनाना। ओपन डेफिकेशन से बीमारी होती है, पॉल्यूशन होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फीमेल सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है, हेल्थ का इशू है। गांव में जो लोग भी गांव में रहते होंगे तो 2014 के पहले ये बहुत कॉमन था, ठीक है, कि जब आप शाम में जाओ तो शाम में औरतें जो है वो सड़क के किनारे अपना नेचुरल कॉल अटेंड करने के लिए जाती थी, मतलब मल त्याग करने के लिए जाती थी। क्यों? क्योंकि घरों में शौचालय नहीं था। लेकिन ये स्वच्छ भारत मिशन का ही देन है कि इतना बड़ा चेंज आया है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ठीक है। इसमें फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी स्कीम था। तो ये मैं उस तरह से डिस्कस कर रहा हूं कि एसडीजी से कैसे रिलेट करेंगे। अगर एसडीजी रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सवाल आ जाए, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप कोट कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्मार्ट सिटीज मिशन हो गया जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रहेगा, नेटवर्क डेवलपमेंट रहेगा, गाड़ी, पर्सनल गाड़ी को कम करना है, ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है, ग्रीनर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना है, ग्रीनर एरिया डेवलप करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाना है, ठीक है, ताकि चीजें इंटरकनेक्टेड हो और बहुत इफिशिएंट हो, एनर्जी इफिशिएंट हो, ठीक है। जैसे एक इको निवास है, अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री का ही, वो आप प्रीलिम्स बूस्टर वाले वीडियो में देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा इको निवास, ठीक है। इसके अलावा अमृत है, अटल मिशन फॉर रेनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके तहत भी बहुत सारा काम किया गया है जो सस्टेनेबिलिटी के तहत आता है, जो आप देख सकते हैं। जैसे वाटर सप्लाई को लेके है, नालों को साफ करना है, एनर्जी इफिशिएंसी को सही करना है, ग्रीन स्पेस को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये भी एसडीजी का जब कहीं पे एग्जांपल देना होगा तो इंडियन स्कीम ये एग्जांपल हम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए आवास मिलेगा, इसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जियो टैगिंग कि भाई जैसे जैसे घर बन रहा है वैसे वैसे आपको फिर फोटो भेजना है, टैग करना है, ताकि कोई करप्शन ना हो, लीकेज ना हो। जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो ये ना कहें कि भाई इतना पैसा इतना कट मुझे दो, है ना। हालांकि ये प्रैक्टिकल लेवल पे एकदम से पॉसिबल नहीं है, करप्शन है, बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस चीज को काफी कम किया गया है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी, टी इक्वल टू टी, ठीक है। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
स्कीम चल रहा है। इसके अलावा एक दो स्कीम और हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो स्कीम चल रहा है फेम इंडिया, ठीक है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हम अपने मनरेगा स्कीम को बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव है भाई, सबको सबके हाथ में रोजगार देने के लिए किया है हमने, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोरोना के टाइम पे पिछले साल से शुरू हुआ है, 80 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, 5 kg ऑफ राशन, तो ये भी इंक्लूसिव है कि पैंडेमिक के टाइम पे भी जो हम स्कीम बनाते हैं इंक्लूसिव है, सबको उससे फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का चीज है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। एक और जो आर्टिकल डिस्कस करना है, ये कल भी डिस्कस किया गया था। मदुरई में एक लेस्बियन कपल है, वो साथ में रहना चाहते थे, बट ड्यू टू सोशल प्रेशर एंड सोसाइटल स्टिग्मा एंड सोसाइटल गार्जियनशिप, जीन्स नहीं पहनना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, रात में घर से बाहर नहीं जाना है, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो, मैं पी के टल्ली हो सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने थोड़ा विजडम दिया है, थोड़ा ज्ञान की बात की है, तो उसको भी देख लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया उन लड़कियों ने जब PIL डाला वहाँ पे कि भाई हमें पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, दीजिए, क्योंकि मदुरई से चेन्नई तो हम भाग के आ गए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ FIR कर दिया गया है। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि नवतेज जौहर 2018 में जो केस हुआ था, नवतेज जौहर इज ए क्लासिकल डांसर, ठीक है, तो उन्होंने LGBTQ को लेके, होमोसेक्सुअलिटी को लेके PIL डाला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट। 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। इसके अलावा एक और केस था, दैट इज सुरेश कौशल केस, ठीक है। तो इन दोनों जजमेंट्स के तहत ये हुआ कि भाई होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अगेंस्ट द नेचर्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हम सिस जेंडर को लेके, हमारी आइडेंटिटी अगर सिस जेंडर है, मैं अगर लड़का हूं, ठीक है, और मैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी लड़का ही मानता हूं, देन आई एम सिस जेंडर, ठीक है। मेरा फिजिकल बॉडी जो है, मेरा हार्डवेयर जो है वो लड़के का है, और मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्मोन्स और बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से, मेरे साइकोलॉजी की वजह से जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, वो सॉफ्टवेयर भी अगर इस आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है कि नहीं नहीं तुम लड़के ही हो, ठीक है, योर जेंडर आइडेंटिटी इज बॉय मेल, तो ये सिस जेंडर हुआ, ठीक है। ट्रांसजेंडर क्या हुआ कि मैं लड़का हूं, मेरा हार्डवेयर लड़के का है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो कह रहा है कि नहीं यार इमोशंस तो लड़कियों वाली आ रही है, ठीक है, तो ये ट्रांसजेंडर हो गया, ट्रांस है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसा सॉफ्टवेयर होगा उस तरह से काम करेगा, बट सोसाइटी को तो दिक्कत है, तो सोसाइटी को दिक्कत है तो इसीलिए तो जुडिशरी आती है ना, इसीलिए तो लेजिस्लेशन बनता है। और लेजिस्लेशन चूंकि मतलब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनको पब्लिक का प्रेशर होता है, तो उनसे पहले जुडिशरी बोलती है, क्योंकि वो पब्लिक प्रेशर में नहीं होती है, ठीक है। कानून अंधी होती है। अंधी क्यों होती है? इसलिए नहीं कि जुर्म को ना देखे, कोई गलत चीज को ना देखे, इसलिए कि जब वो डिसीजन दे तो ये ना देखे कि सामने कौन बैठा हुआ है, उसके सामने सब बराबर है, इसलिए पट्टी बंदी होती है, जिसको कि नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। खैर, लाइफ चॉइसेस अपना चॉइस है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक है। सेंस ऑफ सेल्फहुड कि भाई मैं क्या हूं ये मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रोविजन भी दिया है कि भाई अगर आप दिक्कत है, लोग उसको नहीं रख रहे हैं घर में, तो आप आंगनवाड़ी में शॉर्ट स्टे होम बनाइए, शेल्टर होम बनाइए, ठीक है, लॉज बनाइए, इनको इंक्लूड कीजिए हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ठीक है, पहले थे, ठीक है, लेकिन उसमें डिस्कशन होना चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उसको हटाना चाहिए। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन कितना है? एग्जैक्ट डेटा ठीक से नहीं हमारे पास है। सोचिए, तो जो ट्रांसजेंडर हैं, जब हम सड़क पे देखते हैं हमारे जो गाड़ियों का शीशा खटखटा के पैसा मांगते हैं, तो हम उनका मजाक उड़ा देते हैं या उनके बारे में कुछ भी भद्दी सी एक टिप्पणी, एक कमेंट कर देते हैं, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, वेरी मच पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। पृथिका यास्नी के बारे में कभी सर्च कीजिएगा, वो सी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर तमिलनाडु में, ठीक है। विक्स का एड है, उसको देखिएगा, सी इज ऑल्सो ट्रांसजेंडर। यार ट्रांसजेंडर होना कैसे टैबू हो गया? जैसे मैं लड़का हूं, जैसे कोई लड़की है, जैसे उसी तरह से कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है। इसमें क्या समस्या है? क्यों हम जबरदस्ती उस पर अपने आइडियाज को थोपें, है ना? तो यही चीज है कि सोसाइटी को इवॉल्व करना चाहिए। आप सोचिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए और इवॉल्व कीजिए कि नहीं, ये चीजें ठीक नहीं है, हमें अपने सोच को बदलना होगा, ठीक है। अपना जो प्रिजुडाइज है उसको अनलर्न कीजिए। जैसे आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने कोई ऐसा किताब उठा लिया जो आपके एग्जाम से मैच नहीं करता, आप एक बार एग्जाम में फेल हो चुके, ठीक है, आपको मार्क्स कम आए, तो क्या आप दोबारा रेक्टिफाई नहीं करोगे? फिर से आप वही किताब उठाओगे? दूसरा किताब उठाओगे ना।
अगर बिपिन चंद्रा से काम नहीं चल रहा तो स्पेक्ट्रम उठाओगे ना। तो उसी तरह से अगर कोई पुराना आइडिया है और उससे सोसाइटी में हार्मनी नहीं बन रहा है, सबको जगह नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरा सोच लाओगे ना अपने दिमाग में, लाओगे कि नहीं लाओगे? अनलर्न योर प्रेजुडिसेस, अपने बायसनेस को खत्म करना चाहिए। तो ये एथिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एथिक्स पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस केस को याद रखिएगा, दोनों केस को, नवतेज जौहर केस जो हुआ था और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ है। इसके अलावा ये जो अभी चल रहा है मद्रास हाईकोर्ट का, जो इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने सिर्फ ये नहीं बताया कि सोसाइटी को इवॉल्व करना चाहिए, कैसे इवॉल्व करना चाहिए ये भी बताया कि आप उनके लिए प्रोविजन कीजिए, घर दीजिए, रहने का व्यवस्था दीजिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बनाइए, ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स की, जब कोई ट्रांसजेंडर आपके पास इलाज कराने जाए तो आप प्रेजुडाइज के तहत उसका इलाज ना कीजिए, आप उनसे घृणा आप मन में अपने रखिए, घृणा नहीं रखिए अपने मन में। स्कूल में, करिकुलम में, टीचर्स को हर जगह अवेयरनेस फैलाइए, ये बताया है मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है। इग्नोरेंस, एक बहुत खूबसूरत लाइन है, इग्नोरेंस इज नॉट जस्टिफिकेशन फॉर नॉर्मलाइजिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप इग्नोरेंट हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप डिसइंफॉर्म्ड हैं, आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं, आप मैल इन्फॉर्म्ड हैं, और आप कहते हैं कि नहीं इसको हटाओ, इसको घर में नहीं रखेंगे, इसको अपने घर में किराए पे नहीं रखेंगे, इसको अपने सोसाइटी में नहीं रहने देंगे, अपने गांव में नहीं रहने देंगे, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे ट्रांसजेंडर को किराए पे घर नहीं मिलता है। ट्रांसजेंडर तो छोड़ दीजिए, इवन कि रिलीजन एंड कास्ट बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। तो क्यों हो रहा है? इग्नोरेंस के वजह से। आप इग्नोरेंट हैं, आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर सही इंफॉर्मेशन है तो आप जबरदस्ती उससे आंख बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क पड़ना चाहिए, और फर्क पड़ता है। कोरोना में सभी को समस्या हुई, पिछले साल माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, तो क्या हम उतना सेंसिटिव थे कि उस चीज को डिस्कस करें? बट दिस टाइम व्हेन कोरोना हिट मच हार्डर इवन इन अर्बन एरियाज, तो बहुत डिस्कशन हुआ, तो फर्क पड़ता है। अगर पिछले साल फर्क पड़ा होता तो इस साल हमें दिक्कत कम होती। तो एज ए सोसाइटी दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड इस तरह की चीजों को माने, समझे और करें। फ्लूइडिटी ऑफ सेक्सुअल एंड ओरिएंटेशंस, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी जो है वो फ्लूइड है भाई, जिसको अपना डिसाइड करना उसको करने दो ना अपना जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। सेक्सुअल माइनॉरिटी, अभी तक हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इथिकल माइनॉरिटी, इथनिक माइनॉरिटी की बात करते थे। दीज आर सेक्सुअल माइनॉरिटीज। तो इनके लिए भी राइट बनना चाहिए, इनके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, बॉडी बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए, इनके लिए अलग से टेलर मेड गवर्नमेंट पॉलिसीज आनी चाहिए, ठीक है, और अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। ट्रांस विजन एक यूट्यूब पे चैनल है जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए है, कभी उसको भी खोल के देखिएगा। ये सब एग्जांपल्स है, आप एथिक्स में भी इसको कोट कर सकते हैं, विच आई हैव कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर माई एग्जामिनेशन ओनली। सो दिस वॉज द आर्टिकल। इसके अलावा एक और छोटा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, टर्म ऑफ रिलीफ, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि बहुत जबरदस्त योजना थी, 80 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत इस कोरोना के टाइम पे 5-5 केजी अनाज दिया गया। क्यों? हमारे गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा बफर स्टॉक है, एफसीआई में किसानों से प्रोक्योर किया जाता है, बाद में उसको किसानों से एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाता है, और बाद में पीडीएस सिस्टम के तहत गरीबों को बांटा जाता है। तो बफर स्टॉक हमारे पास इतना ज्यादा था, तो सड़ने से अच्छा है कि उसको अच्छे से बांट दिया जाए। तो वही सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। इसमें बोला गया है कि अभी उसको और एक्सटेंड किया गया नवंबर तक। तो खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर आप कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आप देखें आरबीआई का, तो उसमें जो सबसे बड़ा चीज निकल के आया वही कि भाई ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो कंडीशन है वो खराब है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो खाना मिल रहा है, तो खाना तो मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। तो रूरल एरियाज में खास करके एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? तो मनरेगा, एमजी नरेगा जैसे स्कीम को, ठीक है, जो कि वेज गारंटी देती है, जो कि वर्क गारंटी देती है, ऐसे स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा। इसमें ज्यादा एलोकेशन करना होगा, ज्यादा पैसे देने होंगे, और इससे फायदा ये होगा कि रूरल एसेट बनेगा, रोड बनेगा, तालाब बनेगा, नाला बनेगा, ठीक है, और लोगों के हाथ में पैसा भी जाएगा। जब पैसा जाएगा तो वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे, और जब जीवन अच्छे से जी पाएंगे तो डिमांड करेंगे इकोनॉमी से, खरीदेंगे सामान, और जब सामान खरीदेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है डिस्कस करने में, पहले खुद पढ़ना, उसके बाद फिर इसको डिटेल में इसको बताना, काफ़ी मतलब, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, और टाइम तो लगता है, अपनी भी तैयारी करनी है, अपना भी बहुत सारा काम है, बट दिस इज़ गुड।
सो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि एनालिसिस कैसा था, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ गलत बोला हो, कुछ बायसनेस आपको दिखा हो। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आई शुड बी अनबायस्ड। ह्यूमन्स आर नॉट फ्री ऑफ बायसनेस, हर किसी का अपना बायस्ड ओपिनियन होता है, बायसनेस होता है। बट द थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई बात कर रहे हो, अगर आप किसी पोजीशन पे हो, कोई काम कर रहे हो, उसमें बायसनेस नहीं आनी चाहिए। तो सो आई हैव ट्राइड हार्ड दैट आई शुड बी अनबायस्ड। और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो बस देख के ना छोड़ें, सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन। एंड दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगेन एंड अगेन एक ही बात मैं बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।